वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे पॉलिटी सेक्शन को। और ये टॉपिक जो है 18 है राजभाषा से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत जो है वो प्रथम राजकीय जो है भाषा आयोग का गठन आपका हुआ था। तो आपका वर्ष 1955 में आपका बीजी केर की अध्यक्षता में, तो दैट इज़ जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो संविधान में राष्ट्रपति को आपका जो है वो राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने और सिफारिशें करने के लिए एक आयोग और एक जो है संसदीय समिति के गठन का बंद आपका अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम जो राजभाषा आयोग 3-7 जो है जून 1955 को आपका बीजी केर की अध्यक्षता में गठित किया गया और इस जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 जुलाई आपका 1956 को प्रस्तुत की थी। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 की केंद्रीय जो है विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली देख सकते हैं देवनागरी की लिपि में जो हिंदी संघ की जो है वो राष्ट्रभाषा होगी। अगला है कि संघ की जो है वो स्पेशली राजभाषा हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में होगी, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य में जो है वो शासकीय प्रयोजनों के लिए केंद्रीय जो है भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा आप, ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पे स्पेशल जो विशेषता नहीं की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहला तो आपका जो है वो होगा, थर्ड भी है यहाँ पे राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो है फोर्थ भी होगा, या यदि दो या जो है अधिक जो है वो राज्य सहमत हो तो राज्यों के बीच संचार की जो है राजभाषा आपका जो है वो हिंदी भाषा होनी चाहिए। तो याद रखिएगा विशेषताएं जो है वो 1 और 3 और 4 आपका जो है वो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिए गए कोड के अनुसार जो है वो 1, 3 एंड 4 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं जो भी आपका प्रावधान किए गए हैं। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 200 जो है वो 343 से संघ की भाषा की बात कही गई है और अनुच्छेद 343 के सब क्लॉज 1 में उपबंधित करता है कि संघ की जो है राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु जो संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का जो है रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला पॉइंट में है दिया हुआ कि अनुच्छेद जो है वो 343 के सब क्लॉज 2 के अनुसार खंड जो है वो फर्स्ट में किसी बात की होते हुए भी भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की 15 वर्षों की अवधि तक जो है संघ के लिए के जो है सभी शासकीय कार्यों हेतु जो है वो अंग्रेजी भाषा का ठीक वैसा ही प्रयोग किया जाता रहेगा जैसा पूर्वत होता था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में कि आर्टिकल आपका जो है वो 343 के सब क्लॉज 3 के अनुसार संसद जो है उक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद आपका विधि द्वारा यहाँ पे अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप को ऐसे जो कार्य हेतु बंदित कर सकेगी जो आपका ऐसी विधि से विनिर्दिष्ट किए गए हैं। तो ये प्रावधान देख लिया आपने। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में जो है वो संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी जो है वो सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा को उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है। तो ये स्पेशली 15 वर्ष की है, तो डी राइट हो जाएगा। अभी आपने देखा यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद देवनागरी जो लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक जो भाषा बताता है। तो आपका आर्टिकल 343 के सब क्लॉज 1 में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक जो भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तो अपने सदस्यों के जो है वो साधारण बहुमत द्वारा। तो ये आपका जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के जो है वो अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से आपका संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं जो है वो आपका आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर है। ये जो व्यवस्था कुछ आपका इस प्रकार है। नए राज्यों का प्रवेश या आपका गठन। दूसरा है नए राज्यों के जो है निर्माण और उनके जो है वो उसके क्षेत्र सीमाओं एवं जो है उपबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन। राज्य विधान परिषद का जो है वो निर्माण एवं जो उसकी समाप्ति। उसके अलावा जो है राजभाषा आधिकारिक भाषा के रूप में राजभाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान है और 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी के बाद कौन सी जो है भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो भाषा के रूप में बंगाली जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो दैट इज़ ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज दिया हुआ कि हिंदी के जो है वो बाद
बंगाली वह भाषा है जो आपका विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, चीनी भाषा, मंदारिन, हिंदी और स्पेनिश हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो भारत के संविधान में आपका उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे पहला कथन है कि राज्य जो है वो भाषा अल्पसंख्यकों को प्राथमिक आपका जो है विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में जो है उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, तो ये सही नहीं है। दूसरा है अंगिका अब जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये भी सही नहीं है। अगला आप देख सकते हैं कि हिंदी जो भाषा की राष्ट्रीय भाषा, तो ये सही नहीं है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा, तो आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बोडो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है और हिंदी भाषा की जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि ये राजभाषा है। अगर बात करें संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो है 22 भाषाओं उल्लिखित है, ये हैं आपका असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी और कश्मीरी, कश्मीरी कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, आपका मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, आपका तेलुगु, उर्दू, डोगरी या बोडो तथा संथाली हो जाएगा। सिंधी भाषा को जो है 21वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 1967, उसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जो है वो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तथा जो है वो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो कि वर्ष आपका 2004 में प्रभावी हुआ द्वारा जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। अगला देख सकते हैं भारतीय जो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, तो ये आपका जो संथाली है, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है, तो संथाली है, उर्दू है, कोंकणी और आपको मैथिली है, तो आपका बी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बी राइट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो याद रखिएगा ये आपका भोजपुरी नहीं है। याद रखिएगा उर्दू है, नेपाली, कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है, तो डी आपका जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि आपका निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक को भारत के जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता आपका जो है वो नहीं दी गई है, तो ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस जो राज्य ने आपका संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया, तो उत्तराखंड हो जाएगा। तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा संस्कृत को। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को वर्ष 2010 में राज्य की जो द्वितीय आपका जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया है। इसके अतिरिक्त जो है हिमाचल प्रदेश ने भी 2019 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय जो है वो राजभाषा घोषित किया गया है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया, तो अंग्रेजी और हिंदी हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी भाषा को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली की भाषा घोषित किया गया। संविधान के आपका आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध है। अनुच्छेद आपका 120 के सब क्लॉज 1 में उल्लेखित है कि भाग 17 में जो है वो किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद जो 200 आपका अनुच्छेद जो 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य आपका जो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अगले पॉइंट में देख सकते हैं निम्नलिखित जो वो भाषा में से कौन जो है भाषा यानी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित की गई, तो मलयालम है, कन्नडा भी है, तेलुगु और तमिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सारे कथन बिल्कुल करेक्टली मैच है डी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत में जो है शास्त्रीय भाषा जो है वो पहले 6 भाषाओं को वर्ष आपका 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। तमिल जो है वो 2004 में, संस्कृत जो है 2005 में, कन्नड़ जो है 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम जो है 2013 में और उड़िया जो है 2014 में। वर्तमान में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अक्टूबर 2024 में जो है वो भारत सरकार ने 5 और भाषाएं जोड़ी, मराठी, और ये मराठी यानी मराठी है, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया। अगला देख सकते हैं डिटेल में कि शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का जो है वो आधार है
संस्कृति जो है वो मंत्रालय द्वारा जो है वो किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए आपका निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगला देख सकते हैं इसके जो है वो आरंभिक यानी प्रारंभिक ग्रंथों का आपका इतिहास है 1500 से 2000 वर्षीय आपका अधिक पुराना है। प्राचीन जो है वो साहित्य के ग्रंथों का एक जो हिस्सा हो जिसे जो है वो बोलने वाले जो लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक जो है मूल्यांकन आपका विरासत माना जाता हो, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न, इसलिए जो इसके बाद की जो है वो इसके बाद के रूपों के बीच जो है वो असमानता भी हो सकती है। यहाँ पे अगले टॉपिक में आयोग परिषद और जो है वो अधिकरण को देखेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक निकायों के अंतर्गत हम इसको देखेंगे सबसे पहले। तो निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो मानव अधिकार जो है वो संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है, तो ये स्पेशली याद रखिएगा, ये स्पेशली जो है वो मानव जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, राज्य जो मानव अधिकार आयोग भी है, मानव अधिकार न्यायालय भी है, लेकिन आपका मानव अधिकार परिषद यानी काउंसिल नहीं है, तो डी आपका जो है वो सही नहीं है, याद रखिएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि मानवाधिकार जो है वो संरक्षण अधिनियम 93 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो राज्य मानवाधिकार और जो है वो मानव अधिकार न्यायालय का गठन किया गया है। इस अधिनियम में यह जो है वो यह भी प्रावधान था कि मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जो शीघ्र जांच के लिए देश के प्रत्येक जो है वो जिले में मानवाधिकार आपका न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस अधिनियम में मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रावधान नहीं है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो कौन से कथन जो भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है, तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि आपका यह जो है सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ, तो बिल्कुल सही है। यह एक जो है वैधानिक संस्था है, बिल्कुल सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं इसकी स्थापना दर जो है निर्धारण संशोधन सहित जो है वो दूरसंचार जो है वो सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, तो थर्ड भी राइट है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय जो है वो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की जो स्थापना आपका 20 फरवरी 1997 को संसद के जो है वो अधिनियम द्वारा आपका किया गया, जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुंबई में नहीं। इसकी जो है स्थापना दर निर्धारण एवं जो है वह संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया था। अगला आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो है वह वेतन और सेवा शर्तें कहाँ पर भी निर्दिष्ट है। द्वितीय अनुसूची है भारत का संविधान में, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। भारत के जो है वो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो है वो वेतन एवं जो सेवा शर्तें द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की आपका आर्टिकल 148 से 151 तक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना जो है पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति के जो है वो समक्ष तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रयोजन तथा जो दिए गए प्रारूप के जो है वो अनुसार शपथ लेगा। भारतीय संविधान में कुल जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। पहली आपका अनुसूचियां हैं। द्वितीय यहाँ देख सकते हैं द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित के वेतन एवं सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगले टॉपिक में देख सकते हैं भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की जो है वो पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक यानी जो है कैग से कि कैग के जो है वो संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो पहला आप देख सकते हैं कैग जो है वो लोक लेखा समिति की बैठक के में भाग ले सकता है, बिल्कुल राइट है। अगला आप देख सकते हैं कि कैग जो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, तो ये सही नहीं है। कैग की जो है वो अधिकारिता आपका संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो पहला आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक, संरक्षक, मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। भारत के संविधान के जो भाग 5 के उपबंध आपका जो है वो 148 में नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के जो है वो स्वतंत्र पद की आपका व्यवस्था की गई है। कार्यकाल देख सकते हैं इसकी जो है वो नियुक्ति आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या जो है 65 वर्ष जो भी पहले हो निर्धारित है। कार्यकाल समाप्ति के बाद जो है किसी अन्य जो है वो पद पर रहने के लिए योग्य आपका नहीं रह सकता। यहाँ देख सकते हैं इसका वेतन जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। इसका वेतन भारत की संचित निधि पे आधारित होता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और आपका लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य जो है वो पद चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का ग्रहण नहीं कर सकता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिनके जो है अंतर्गत उसके कार्यालय में जो है वो सेवा करने वाले व्यक्तियों का या उनके संबंध में संधि आपका सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होती है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो पद से हटाए जाने के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आपका जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात जो है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग के माध्यम से विशेष बहुमत के साथ राष्ट्रपति द्वारा उसके जो है वो कदाचार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता है। यहाँ पे कर्तव्य और शक्तियाँ निम्न है देख सकते हैं कैग जो है वो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है एवं इस जो है वो यह इस समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। यह भारत की संचित निधि प्रत्येक जो है राज्य की संचित निधि और प्रत्येक जो है वो संघ जो है वो संघ शासित प्रदेश जहाँ आपका विधानसभा हो से सभी जो है व्यय संबंधित लेखाओं का परीक्षण करता है। यह जो है केंद्र सरकार के जो है वो लेखों से संबंधित आपका रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे आपका संसद के पटल पर रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 151 के सब क्लास 1 के अंतर्गत देख सकते हैं कि और यह जो है राज्य अगला पॉइंट में है कि यह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद जो है वो आपका 151 के सब प्लस 2 के अंतर्गत ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 जो सही नहीं है। अगले पॉइंट में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि उनके कार्यकाल के प्रशासनिक आपका खर्च संसद के मत के अधीन है, तो ये सही नहीं है। अपने जो है वो पद को छोड़ने के बाद वह जो है वो भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने की योग्य नहीं, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद के जो है दोनों सदनों में अक्षमता एवं दुर्व्यवहार आपका साबित होने के आधार पर ही आपका जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये आपका सही। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है फर्स्ट आपका सही नहीं है, अन्य कथन सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा इनकरेक्ट ही पूछा था, ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो भारत के राष्ट्रपति को, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि राज्य के जो है वो आपका लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के समक्ष रखवाएगा, तो ये सही नहीं है। सेकंड देख सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसे जो है वो केवल उन्हीं आधारों पर और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर और रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो सेकंड राइट है। थर्ड देख सकते हैं संघ की और राज्य के लेखाओं को कैसे प्रारूप में रखा जाएगा यह नियंत्रक जो है महालेखा जो है वो परीक्षक विहित करता है, यानी स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड करते हैं बाय कैट, तो आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ की लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो है वो लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किससे प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति को किया जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि लोक लेखा समिति का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, तो बी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन या संघ का मंत्रालय। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड आपका जो है वो वाणिज्यिक एवं जो है वो उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये सही नहीं है। अगला है कोयर बोर्ड आपका जो भारी उद्योग आपका मंत्रालय, तो ये भी सही नहीं है। राष्ट्रीय व्यापार उद्यम मंत्रालय आपका सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम सूचना केंद्र, तो ये भी सही नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्टली मैच जो है वो डी नहीं है। तो यहाँ पे जो कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे नेशनल ऑटोमोटिव जो है वो बोर्ड एक तकनीकी और सलाहकारी आपका निकाय है जो भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर यानी वाहन उद्योग से जुड़े शोध, परीक्षण, विकास और नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी जो वो पहला आपका सही नहीं है। क्वेट जो है वो बोर्ड की स्थापना 1953 में आपका कोयर इंडस्ट्री एक्ट आपका 1953 के तहत की गई। इसका उद्देश्य जो है वो कोयर उद्योग यानी जो है वो नारियल के रेशे से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देना था, अनुसंधान करना, प्रशिक्षण देना और बाजार उपलब्ध कराना था। यह जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम जो है वो उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला देख सकते हैं किस यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन एनसीटीआई के एनसीटीआई एक जो है वो संयुक्त पहल है और यह जो भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ इंडिया जो है वो ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिलकर के शुरू किया गया। तो यहाँ पे जो है कोई भी सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति हो जाएगा, तो दैट इज डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है नियंत्रक एवं जो है वो महालेखा परीक्षक को आपका जो पद से जो पदच्युत किया जा सकता है, यानी जो है वो रिमूव किया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी क्या आगे की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, तो आपका जो है बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के जो है वो आर्टिकल आपका 148 के सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत जो है वो भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका नियुक्ति जो है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और आपका मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा और उसे जो है उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं जो है वो आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु उसे जो है वो पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार है आपका साबित कदाचार या जो असमर्थता होंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। यहाँ देख सकते हैं भारत की जो है वो अगले प्रश्न में कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो स्पेशली भारत की संसद के द्वारा आपका जो है वो दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत जो है राष्ट्रपति द्वारा, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। उसकी नियुक्ति भारत में जो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। उसे जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही आपका हटाया जा सकता है। तो ये भी आपका सही है। सी देख सकते हैं कि कैग का जो है वो कार्यकाल आपका समाप्त हो जाने के बाद भी वह जो है भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होगा। तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा सी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही नहीं है। उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। उनका वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। तो ये आपका जो है वो भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपका अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति जो प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो है आपका 148 हो जाएगा। तो आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा। तो ई राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में कौन सही है। तो पहला है कि कैग जो है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा और वह जो है वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर यदि ऐसा वर्ष 6 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने से पहले हो, आपका पद रिक्त कर देगा तो आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कैग की जो शक्तियाँ भारत के संविधान में व्युत्पन्न होती हैं, बिल्कुल आपका सही है। तो और देख सकते हैं कैग जो है वो आपका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक जो है वो बहु सदस्य निकाय है, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि कैग को जो है सीधे कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही आपका राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपका जो है वो 4 राइट है, तो 1 to 4 आपका राइट हो जाएगा। तो आपका जो है वो ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो थर्ड सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं इस संगठन के कुछ कार्य है संगठन दिए गए भारत सरकार के संदर्भ में। यह संगठन इसके जो अधीन कार्य करता है। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में देख सकते हैं तो भगोड़ा आर्थिक जो अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन आपका आंतरिक जो है वो आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 1 आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये पहला सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कार्य है और अधीन कार्य करता है। ठीक है, पहला नहीं सही है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व आसूचन जो है वो आसूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, तो आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि प्रणाली एवं जो आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा आपका प्रवर्तन महानिदेशालय, यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे वेतन नीति और कर वंचकों के को पकड़ने में आपका कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहद जो आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना। और यहाँ है कि स्पेशली किसके अधीन, तो राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सेकेंड और जो है वो थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 कथन सही है, याद रखिएगा बी जो है वो राइट हो जाएगा, फर्स्ट राइट नहीं है। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि उपयुक्त जो है वो पंक्ति फर्स्ट आपका सही नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की एक जो प्रमुख जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह राजस्व विभाग का एक हिस्सा नहीं है क्योंकि ये वित्त मंत्रालय का हिस्सा है, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख कार्य भगोड़ा आर्थिक जो है वो अपराधी अधिनियम आपका 2018 को लागू करना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका जो है राजस्व खुफिया निदेशालय भारत सरकार के आपका जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। डीआरआई जो है वो भारत सरकार का एक जो है वो प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन संगठन है जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत तस्करी और राजस्व की चोरी को रोकने का कार्य करता है। यहाँ देख सकते हैं पंक्ति जो है वो थर्ड ये आपका सुनिश्चित सम्मिलित है। डायरेक्टरेट जो है वो जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। डॉक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट बिग जो है वो डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से कर अधिकारियों को सटीक जो जानकारी विश्लेषण उपलब्ध कराता है। यहाँ देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली गिरीश चंद्र मुर्मू आपका बने हैं भारत के, तो वो 40 नंबर की कैग है, तो वो आपका इसी सही हो जाएगा। 14वें जो है वो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका किस वर्ष में जो है वो अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य जो है केवल सरकारी लेखा द्वारा आपका सीमित रह गया। तो आपका जो 1976 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कर्तव्य शक्ति और सेवा शर्तें अधिनियम आपका 1976 को अधिनियमित किया गया। इसे जो है वह संशोधित अधिनियमों द्वारा अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक जो है वो एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक जो है वो सीमित जो है वो कर दिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य
शक्ति व सेवा आपका स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा जो है वो परीक्षण का पृथक करता है और सीएजी को जो है वो लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन आपका किया गया तो 1976 में, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक का जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो पहला आप देख सकते हैं भारत की जो है वो संचित निधि से आपका होने वाले सभी व्ययों की जो है वो लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं आकस्मिक निधि और आपका लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों की जो है वो लेखा परीक्षा करना और उनके जो है संबंध में प्रतिवेदन आपका प्रस्तुत करना, बिल्कुल राइट है। अगला है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं की लेखा जो है परीक्षा जो है वो करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सभी सही है डियर। अगला देख सकते हैं कि सार्वजनिक जो है वो धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक आपका राजस्व जो है राजकोष में जमा हो। तो आपका जो है सी डी जो है वो सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक के कार्य निम्नलिखित है। भारत की जो है संचित निधि, प्रत्येक जो है राज्य की संचित निधि और प्रत्येक जो है संघ शासित प्रदेश जहाँ जो विधानसभा हो से जो है वो व्यय संबंधी लेखाओं की जो है वो लेखा परीक्षा करना। अगला देख सकते हैं भारत की जो संचित निधि और भारत के जो है लोक लेखा सहित है प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता जो है निधि और प्रत्येक जो है राज्य के लोक लेखा से आपका सभी व्यय की जो है वो लेखा परीक्षा करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राप्तियों व्यय की जो है वो लेखा परीक्षा करना। अगला देख सकते हैं केंद्र सरकार जो है वो या राज्य सरकारों के किसी भाग द्वारा किसी विभाग द्वारा जो है सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं और तुलना पत्रों और अन्य अनुषंगी जो है वो लेखाओं की लेखा परीक्षा करना आदि। ध्यान देने वाली बात है कि यह जो है वो रक्षा लेखाओं की ऑडिट कैग द्वारा नहीं की जा सकती। यहाँ पे है कि बल्कि रक्षा जो है वो मंत्रालय के अधीन रक्षा जो है वो लेखा महानियंत्रक के द्वारा आपका इनकी ऑडिट की जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है विचार करना है। तो पहला है नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह जो है वो उन सभी प्राप्तियों की जो है वो लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। तो पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं कि नियंत्रक जो है वो महालेखा परीक्षक को आपका संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों एवं जो है वो स्टॉकों के लेखों की जो है वो लेखा परीक्षा करने और उनकी जो है वो बाबत में आपका रिपोर्ट देने का अधिकार होगा। तो आपका दोनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है बोथ जो है करेक्ट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कार्य नहीं है। आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के लेन देन की लेखा परीक्षा करना, तो ये सही है। अगला देख सकते हैं कि रक्षा लेखाओं का संकलन करना सही नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बी आपका करेक्टली मैच नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे नियंत्रक एवं जो है वो महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। तो स्पेशली जो है वो सी हो जाएगा पार्लियामेंट का। तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है और कैग यानी जो सीएजी का राष्ट्रपति को 3 जो है लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर जो है वो लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर जो है वो लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति इस जो है रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके जो बाद आपका लोक लेखा समिति इसकी जो जांच करता है और इसके जो निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। अगला देख सकते हैं कथन ये है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता जो है वो सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। तो बिल्कुल पहला है सही है। कथन आ रहे उसे वित्तीय प्रशासन के जो क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो आपका दोनों कथन और कारण दोनों सही है। दोनों कथन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ ए और आर दोनों सही है एवं जो आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो बी राइट हो जाएगा। नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल
व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। आपका कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर आपका जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, लोक निधि के फलोत्पादक और जो है वो आशयतित जो है वो प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ जो है भारत में आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है? तो पहला है कि आपका सीएजी संसद की ओर से जो है राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपात घोषित करता है तो ये सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे सीएजी के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या जो है वो कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा आपका समिति विचार विमर्श करती है तो सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि सीएजी के जो है वो प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जो है जांचकर्ता एजेंसियां जो है उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि जो प्रबंधन में जो है वो कानून का उल्लंघन किया। तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो 2 एंड 3 राइट है डियर। अगला है कि कैग को ऐसे जो निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों को लेखा जो परीक्षा और लेखा जांचते समय वह जो कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सकते हैं। तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो सी ही राइट हो जाएगा, यानी सी राइट है। यहाँ देख सकते हैं कैग की जो मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित जो है वो आपका परियोजनाओं या कैग कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोकलेखा समिति जो है वो विचार विमर्श करती है। जांचकर्ता एजेंसी या कैग के जो प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध आपका आरोप दाखिल कर सकती है जिन्हें लोक नीति जो है वो प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। अगला देख सकते हैं डियर। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वायत्त शासित जिला है और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा। तो आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएंगे, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आपका छठी अनुसूची के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उत्पन्न किया गया है। प्रत्येक जो है स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषद के लिए जो एक आपका निधि बनाई जाएगी। इनकी जो है लेखाओं को कैग द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा रखा जाएगा। नियंत्रक और आपका महालेखा परीक्षक जिला और क्षेत्रीय परिषदों के खाते की लेखा परीक्षा इस तरह करेगा जैसे वो आपका उचित समझे और कैग की जो रिपोर्ट है राज्यपाल को सौंपेगा जो उसे आपका परिषद के समक्ष रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जो समीक्षा करता है या करती है। तो लोक लेखा समिति हो जाएगी, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं नियंत्रक एवं जो है लोक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखे जाने के बाद जो है लोक लेखा समिति यानी पैक इसका परीक्षण करती है। विनियोग आपका अधिनियम के अनुसार ही आपका धन खर्च किया जा गया है, यानी जो धन खर्च किया गया है या नहीं, इस जो कार्य में संसद की सहायता आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग करता है। वह जो है वो लोक लेखा की आपका संपरीक्षा करता है और संपरीक्षा का प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपता है जो इसे जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। वह लोक वित्त के जो संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य होते हैं। तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में तो आपका जो है वो भी राइट हो जाएगा। वित्त आयोग के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।